नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में CAA लागू हो गया है और उसके बाद ये तस्वीरें मैं देश के सामने रख रही हूं। बंगाल में कई जगह जश्न का माहौल है। दिल्ली में फ्लैग मार्च हो रहा है, भोपाल में मिठाई बंटती हुई देखी जा रही है। हर तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। दर्शकों, CAA देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव के पहले ये लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 फरवरी 2024 को मेरे साथ इंटरव्यू में पब्लिक के सामने जो कहा था, आज वो सच साबित हो गया। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने CAA लागू होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CAA रूल लागू होने के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को दिए गए संविधान निर्माताओं के वादे को पूरा किया। शायद मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि CAA के खिलाफ प्रोपेगेंडा में कहा गया था कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। अफवाह फैलाई गई थी कि ये कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, लेकिन वोट बैंक वाली विपक्ष की इस पॉलिटिक्स की परवाह नहीं करते हुए आज मोदी सरकार ने CAA के रूल तय कर दिए। CAA कानून 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को, यानी वहां के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देता है। CAA को लेकर जिस तरह देश भर में माहौल बनाया गया था, उसे देखते हुए आज जब ये लागू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च कर दी। माफ कीजिएगा। देश के कई हिस्सों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। खास करके सिक्योरिटी एजेंसीज को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, इस पर ध्यान रखने को कहा गया है। उधर CAA रूल लागू होने के बाद बंगाल के मतुआ समुदाय और भोपाल के शरणार्थियों के जश्न की तस्वीर आई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी ने CAA का वादा पूरा कर राहुल, ममता जैसे नेताओं के वोट बैंक प्लान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। CAA पर सरकार ने वादा पूरा किया या विपक्ष का ध्रुवीकरण का आरोप सही है? क्या CAA मोदी के 400 पार की गारंटी है, इसलिए CAA लागू होने पर विपक्ष परेशान है? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात सही है कि दिसंबर 2019 में CAA कानून संसद से पास होने के बाद इसके रूल तय होने में 4 साल से अधिक लग गए हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि कोविड के कारण इसमें देरी हुई है। और आज जब CAA के रूल लागू हुए हैं और मेरे हाथ में ये रूल्स की कॉपी भी है, तो विपक्ष इसके विरोध में किस किस तरह की दलील दे रहा है, इसे देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान है, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए।
चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। उधर असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीएए रूल्स आएंगे। सीएए बांटता है और गोडसे की उस विचारधारा से प्रेरित है जो मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है। जो भी प्रताड़ित है उसे नागरिकता दीजिए, लेकिन ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो भारतीय सीएए, एनसीआर और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उनके पास दोबारा विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी ऐसे ही तर्क दिए हैं और सीएए पर एक बार फिर तलवार खींचने का अल्टीमेटम दे दिया है। सुनिए ममता बनर्जी और संजय राउत का ये बयान। एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है। अब चुनाव है तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अब जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। आखिर सीएए को लेकर इतना हंगामा हमेशा से क्यों मचता रहा है, जब इस कानून से किसी भारतीय नागरिक का लेना देना ही नहीं, फिर कैसे इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया जाता है। सीएए के साथ एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स का डर भी फैलाया जाता रहा है। मैं आपको बता दूं कि एनआरसी का अब तक कोई भी ड्राफ्ट तक तैयार नहीं है। सीएए किसी को भी नागरिकता अगर देता है, ले नहीं सकता। ऐसे में सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने की रणनीति क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद भर है? वैसे सीएए लागू होने के बाद एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स शुरू होने की आशंका तो जरूर है। तो दूसरी ओर असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू जैसे संगठन भी विरोध कर रहे हैं। आसू शरणार्थियों को नागरिकता देने के ही खिलाफ है, इसलिए उनका विरोध है। लेकिन इस सब के बावजूद मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं। सुनिए इसे लेकर अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में फरवरी के महीने में क्या कहा। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। जब नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। और पब्लिक पूछ रही है, मोदी के मिशन 400 पार के लिए सीएए तुरुप का इक्का या विपक्ष के ध्रुवीकरण के आरोप में है दम? सवाल नंबर 2, सीएए पर ओवैसी जैसे नेता एनआरसी और सड़क पर उतरने की कॉल देकर लोगों को क्या गुमराह कर रहे हैं? संसद से पास देश के कानून को राहुल, ममता और कम्युनिस्ट कैसे लागू होने से रोक देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, दानिश कुरैशी प्रवक्ता हैं AIMIM के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और अनुराग भदौरिया जी। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल है कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कहा था कि ये इस तरह का कानून होना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रताड़ित हो और कोई प्रताड़ित होगा उसके लिए इस तरह का फॉर्म भी CAA में आया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये मेरे हाथ में ये फॉर्म है और अगर मैं आपको दिखाऊं कब आए इस देश में, और इसमें लिखा है कि इस प्रोविजन में जो भी आए कानून में वो पॉलिटिकल और दूसरे पावर, राइट और प्रिविलेजेस जो है वो सब इसमें इंडियन सिटीजन की तरह उनके होंगे। ये सिर्फ वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, और इसके अलावा ये क्या क्या उन्हें जमा करना पड़ेगा, वीजा और इमिग्रेशन स्टैंप देना पड़ेगा, रेजिडेंशियल परमिट दिखाना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हैं, पैन कार्ड इशुएंस डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। आपको डर किस बात का है अनुराग भदौरिया जी? सवाल आज सिर्फ इतना है, क्या प्रताड़ित लोग जो आसपास के देशों में हैं, जिनकी जीने की कोई जगह नहीं है, ये शरणार्थी हैं, इनके लिए इतना दिल छोटा क्यों है? नाविका जी नमस्कार। सवाल पब्लिक का है कि क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा नहीं हो रही है, क्यों SBI छुपाने की कोशिश कर रही है, किसने कितना पैसा दिया, किस पार्टी को कितना पैसा मिला, ये जनता को जानने का अधिकार है और कल सुप्रीम कोर्ट में पता चल भी जाएगा क्यों छुपा रही है। सवाल पब्लिक का है क्यों हाई कोर्ट के जजेस रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल पब्लिक का है क्यों चुनाव आयुक्त चुनाव के ठीक पहले रिजाइन करते हैं, 2 दिन बाद अब डेट आनी है चुनाव की, उसके पहले CAA आ जाता है। सवाल पब्लिक का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या घबरा गई है हार के डर से? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना राम का राजनीतिकरण करने की कोशिश की, वो उनका दांव नहीं चला? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहां पे CBI ED का दुरुपयोग करने की कोशिश की, वो दांव नहीं चला? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नेता और पार्टी तोड़े उसके बावजूद ही जनता उनके साथ नहीं आई? क्या उनका दांव फेल हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती कि कितने देश के लोग, लाखों लोग हमारा देश छोड़ के चले गए, नागरिकता छोड़ के चले गए? क्यों चले गए? क्यों हमारे देश के लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों में जा रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और क्यों हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानी प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या किसान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या युवा हिंदुस्तानी नहीं है? छात्र हिंदुस्तानी नहीं है? या महिला हिंदुस्तानी नहीं जिनको घसीटा जाता है? ये सवाल पब्लिक का है। जनता जानना चाहती है कि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पे डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश में आ गई। अब वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप इतने दिन तक इंतजार करते रहे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप आज ही लेके चलिए आपको 60 सेकंड की बजाय मैंने कम से कम 120 सेकंड दे दिए, तो आपने कई सवाल पब्लिक के उठाए हैं। कम से कम आज आप नफरत तो मत फैलाइए क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी वैसे ही बैकफुट में है, अगर मैं आपकी बात समझ रही हूं, उनके सारे दाव विफल हो चुके हैं। और तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात कही। अनुराग भदौरिया जी, एक बार ये तो कह दीजिए कि इस देश का कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, इंस्टीट्यूशंस अभी भी लोकतंत्र के चल रहे हैं और सब कुछ तबाह नहीं हो गया जैसा आप कहते थे, लेकिन आपने सवाल कई उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जी आप मौन शासन में बैठेंगे क्योंकि आपको अपनी सांस अंदर खींचनी है और बाहर छोड़नी है। इसके अलावा अब आपको कुछ अलाउड नहीं है। 120 सेकंड मैंने आपको दिए, अब सुनने की कोशिश करिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी सिर्फ बोलेंगे, जवाब देंगे, बाकी सब फेडर डाउन। सुधांशु जी, देखिए, अभी बहुत हिलते डुलते उग्रता के साथ
हुंकारते फुफकारते हुए जो कुछ अनुराग भदौरिया जी ने बोला कि उनकी नजर में पब्लिक के सवाल हैं, तो अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है, इनके कितने नेताओं ने सवाल उठाए? मैंने तो नहीं देखा। ये कह रहे चुनाव के समय ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अखिलेश यादव जी को इन मुद्दे पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो नहीं देखा, या ये सिर्फ टीवी पर आकर डिबेट के दौरान हाथ पांव हिलाकर बोलने के लिए है? क्यों नहीं आपके नेता आकर स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस? बताइए, इंडी गठबंधन के लोगों को आपस में लड़ते देखा, एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए देखा। अभी संजय निरुपम और जो शिवसेना वाले हैं वो बयान दे रहे, क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं जिसको आप सब पब्लिक के मुद्दे कह रहे? बोलिए ना, देश की अर्थव्यवस्था फैलाने पे आपको पता है कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इसमें डिवाइड एंड रूल कहां से नजर आ रहा है? सुनिए अनुराग जी, मुस्कुराइए, पर अभी आपको एक फैक्ट बताता हूं। 2003 में गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के चेयरमैन थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, और उसके एक प्रमुख सदस्य अनुराग भदौरिया जी जानते कौन थे? श्री जनेश्वर मिश्रा। उनसे बड़े समाजवादी आप नहीं हैं। उसने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना है, और उस कमेटी के बिंदु क्रमांक 9 में लिखा था मेजॉरिटी को नहीं देना है। अरे मेरे भाई, अब ये छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा सही थे, या अभी आपके जो छुटके नेता हैं, मतलब बड़े नेता मुलायम सिंह जी थे, उनके पुत्र, वो सही हैं? अब बता दीजिए भदौरिया जी, आप ज्यादा सही हैं, या उन्होंने लिखा था कि मेजॉरिटी को देना है, माइनॉरिटी को देना, मेजॉरिटी को नहीं देना? आप जवाब दे दीजिए, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है। किस पार्टी को कितना मिला जनता जान जाए, जनता का भी तो अधिकार है थोड़ा बहुत, जनता को पता चल जाए। बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। आप सरकार में हैं, आप एसबीआई को डांटिए, फटकारिए उनको। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने में आप बहाना मार रहे हो। आप नहीं बताना चाहते भाई, क्यों नहीं बताना चाहते? आप कोर्ट में जाइए, बताइए कल किसको कितना पैसा मिला, बोलिए प्रभु थोड़ा। अच्छा, जनता के लिए अब जवाब दे दे। बोलिए, आप चुनाव आयोग क्यों नहीं करके चला गया? अनुराग भदौरिया जी, आप सुन लीजिए, जवाब सुनने के लिए आप इतने आतुर हैं, जवाब सुन लीजिए। अब सुनिए भी भाई, आप लगातार बोलते रहते हैं। नहीं, आप सुनने का काम करिए। आप सुनिए, बोलिए, और उसके बाद सुनिए। बोलिए, आप छात्रों पे लाठियां क्यों? हाँ, दोनों एंड के बैट्समैन को खेलने का मौका मिलता है, ये नहीं कि जब वो ओवर चेंज हो जाएगा मैं दूसरे एंड से मैं ही बैटिंग करूंगा। अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको 6,000 कुछ सौ करोड़ रुपए मिला है, बता रहा हूं आपको। और ये जो आपके साथ खड़े हुए हैं, हाथ नचा के इनसे पूछिए, कांग्रेस को 1,133 करोड़ रुपया मिला है। अगर वो खिलाफ थे तो काहे लिया? कितना लिया? 1,133 करोड़। गजब है साहब। हम इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी हैं और हमने ले भी लिया। चलो ले लिया, आप कह रहे हो सरकार नहीं बता रही है, आप भाजपा से पूछ रहे हो, कांग्रेस तो बता दे, अपना बता दे 1133 करोड़ कहां से लिया। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस, ये तो एक रीजनल पार्टी, उसने 1,092 करोड़ रुपया लिया है। सिर्फ कांग्रेस से 30 करोड़ कम, 1,092 करोड़ एक रीजनल पार्टी ने लिया है। बता दे अपना। मेरे भाई, हम पे आरोप लगाओ, बिल्कुल सही, अपना तो बोल दो। कितना दिया? या कुछ जानकारी के बगैर आके केवल हाथ पांव हिलाने लगते हैं। भाई, ना आप उस कमेटी के बारे में जानते हैं, ना हमने तो अपना बता दिया इतना लिया। और हमारी, अगर हमने 6 गुना अधिक पैसा हमारे पास आया है, प्रभु तो कांग्रेस से 6 गुनी अधिक हैसियत हमारी है। कांग्रेस की 52 सीटें, हमारी 303। 52 into 6 कर लीजिए तो हमारी 6 गुनी है। कितना बस ये बात समझिए। ये नॉन स्टॉप बोलने की आदत छोड़िए। आज जो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के बता दीजिए। इंडी गठबंधन वालों से कहिए कि अपना तो बता दे, फिर हम तो पूछे। सर प्रभु, बगल में तृणमूल वाले अपना बता दे, जनता की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं। प्रभु, किसने किसको कितना रुपया दिया? अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डाल देगा। तो अब इतने ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। जब आ जाएगा सब कुछ, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी, 15 तारीख को आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। 15 तारीख को हम बहुत बड़ी बहस करेंगे सवाल पब्लिक का शो पर। लेकिन अब मैं चलती हूं तहसीन पूनावाला जी के पास। और अनुराग भदौरिया जी, अब ये आपकी अलायंस में पार्टी है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें बोलने का पूरा अधिकार दीजिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। तहसीन पूनावाला जी, आप तो पेटिशनर भी हैं सीएए के मामले में। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला भाई, कि अब तो ये किसी को भी नागरिकता देने का कानून है और ये फॉर्म भी आ गया है। जो भी प्रताड़ित है वो आए, फॉर्म भरे और उनको मिलेगा। और जो लोग भारत के भीतर आ चुके हैं 2014 31 दिसंबर तक, उनको मिलने वाली है नागरिकता। किसी की तो छीनी नहीं जानी है नागरिकता।
अब किस बात का डर, अब किस बात के सवाल, और अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा आपके पास और कोई भी क्रिटिसिज्म है? क्योंकि अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट कह रहे हैं तो 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इंटरव्यू में जो कहा था वो भी आप सुन चुके हैं। अब बताइए कि दिक्कत किस बात की है? नमस्कार नाविका जी, उम्मीद करता हूं मैं डिस्टर्ब नहीं किया जाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं और इस मामले को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैं पिटिशनर हूं, कपिल सिब्बल जी लड़ रहे हैं इसके लिए, तो मैं तर्क बता देता हूं किन ग्राउंड्स पे मैंने चैलेंज किया। प्लीज देखिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहली बात नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ चुके भारत में उनको ये नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने चैलेंज किया है। 31 दिसंबर 2014 एक वेग डेट है। क्यों 31 दिसंबर 2014? क्यों नहीं 1 जनवरी 2015? क्यों नहीं 15 नवंबर 2016? ये एक वेग डेट है। वेग डेट्स कानून में नहीं आ सकते, इसका कोई साइंटिफिक या लीगल बेसिस नहीं है। दूसरी, और हमने देखा इसके बाद तालिबान टेक ओवर हुआ तो वो उन हिंदुओं को क्यों नहीं। दूसरी बात, जो आपका परम क्वेश्चन था कि इससे किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही, बिल्कुल सही, ये मैंने भी अपनी पिटीशन में कहा, किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही। लेकिन जो इनजस्टिस हो रहा है वो जो हिंदुओं से हो रहा है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से रुकिए, टोकना मत, हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है, खास करके उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पर 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका बेसिस, इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। और अगर भारत के जो देश हिस्सा थे तो क्यों नहीं म्यांमार, जहां पर हिंदुओं को जहां पे हिंदू कठिनाइयां में है, जहां पे हिंदू सिटीजन्स के साथ, रोहिंग्या हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, वो उनको क्यों नहीं? श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्यों नहीं, जो अधिकतर हिंदू है, सबसे ज्यादा जेनोसाइड और माइग्रेशन तमिल हिंदूज का हुआ है, उनको क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही? तीसरी बात, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 भारत के संविधान का ऑलरेडी अधिकार देते हैं, खास करके आर्टिकल 7 भारत के संविधान का, जो आप कह रहे थे नेहरू जी की इच्छा थी कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हम सिटीजनशिप दे सकते, खास करके हिंदुओं को, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया? इसके लिए नया कानून क्यों लाया गया? इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देती, सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट करती। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अमित शाह जी ने आपको इंटरव्यू में कहा कि नेहरू जी का स्वप्न था, बिल्कुल सही, इसीलिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। नाविका जी, इस पैक्ट के खिलाफ गोलवलकर जी ने रिजाइन किया था। आप मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा, इस पैक्ट के खिलाफ। तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के रास्ते पे चल रहे और गोलवलकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं बस ये मेरे पॉइंट्स से, आगे के पॉइंट्स में आगे के भाग में बोलूंगा। थैंक यू नाविका जी। तहसीन पूनावाला जी को बिल्कुल सीए से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि और भी देशों को इसमें शामिल किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। बिल्कुल है। हाँ, तहसीन भाई को मैं बता देना चाहता हूं, आप युवा और प्रबुद्ध वकील हैं, मगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो जरा अपना ध्यान रख लिया करिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान तो कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ये राम महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में कभी नहीं था। ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अंग्रेजों की को चकमा देकर निकले थे, तो काबुल में एक मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने उनको जिनके घर में वो लंबे समय तक रहे थे। क्या बोलने लगते हैं? 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। चलिए, तालिबान के आने के बाद जो सिखों के साथ हुआ, वो सिख कहां जाते? ये अफगानिस्तान के उस तरफ सीरिया जाते या भारत आते? और सुनिए, मेरी बात नहीं है, ये अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल खुद बोल चुके हैं कि 60,000 से अधिक सिख आवेदन दिए हुए हैं, जिसमें बहुत से अफगानिस्तान के भी हैं और उन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले। अब मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने जिस कमेटी की बात कही थी, 2003 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी, जिसके चेयरमैन प्रणब मुखर्जी आपके नेता थे, और ये कपिल सिब्बल उसमें सदस्य थे। कपिल सिब्बल भी उसके सदस्य थे, लालू प्रसाद यादव जी भी उसके सदस्य थे, जो हाथ से लिखे हैं कि मेजॉरिटी को नहीं देना। और सुनिए, 18 दिसंबर 2003 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध उन्हें देना चाहिए। अब आइए, तरुण गोगोई जी की सरकार का रिजोल्यूशन है जुलाई 2014, हिंदू, सिख और बौद्ध उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन है 2015, असम कांग्रेस कमेटी का रिजोल्यूशन मई 2015, वो जाके पढ़ लीजिए, रिलीजियस माइनॉरिटी को देना है। मेरे भाई, आज जो मैं बताना चाहता हूं, समस्या जानते क्या आ गई नाविका जी?
जो नेताओं के बारे में ये इमेज बन गई है ना कि इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए बनी है क्योंकि कहा जाता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उससे ज्यादा कहने से ज्यादा महत्व होता लिखने का, लिखने से ज्यादा महत्व होता रिजोल्यूशन का, रिजोल्यूशन से ज्यादा होता संसदीय समितियों में लिखने का। साहब सब कुछ कहते हुए, और जो डेट पे आपने आपत्ति की, तो मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी के समय में असम अकॉर्ड हुआ था, ये 1971 की डेट किस आधार पर तय की? 71 के बाद वाले जो आए उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। माननीय, ये सब होता है कि मैं बोलता हूं के अंदर कोई गलती निकालना, इसलिए मैंने विनम्रता से उसका जवाब आप अपनी पार्टी कह दीजिए मेरे सारे रेजोल्यूशन गलत है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी का 1949 नवंबर का रेजोल्यूशन है कि हमको सबको देना है, हिंदू सिखों को जो आएंगे, और भविष्य में भी देते रहना है। ये 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने भी कहा है हमारा कर्तव्य और हमेशा से आते रहना। अब कह दीजिए गांधी गलत थे, नेहरू गलत थे, मनमोहन सिंह गलत थे, कपिल सिब्बल गलत थे, तरुण गोगोई गलत थी, असम की सरकार गलत थी, क्योंकि मुझे इस समय वोट पाने के लिए चंद कट्टरपंथियों का साथ लेना है, तो हम अपने सारे पुराने लोगों की इज्जत उतारने में मुझे कोई गुरेज नहीं। सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला जी आप जरूर दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ दानिश कुरैशी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर दूं, थैंक यू, प्लीज। ओके, 30 सेकंड जवाब देने दीजिए तो दर्शकों को अच्छा लगे, फिर आप दानिश भाई के, अगर आप मेरे से आपसे 30 सेकंड्स बोलिए तहसीन जी। 45 सेकंड्स मैम, बिल्कुल सही सुधांशु जी ने कहा। आशा 45, प्लीज मैम, मैं आपका फेवरेट हूं, मैं रुक गया आज बॉम्बे में आपके लिए, मुंबई में, प्लीज मैम। आसाम अकॉर्ड की बात की, बिल्कुल सही, 1971 उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। थैंक यू, आपने मेरी बात को सही बताया। दूसरे, आपने जितने भी अकॉर्ड्स की बात की और आपने डेट्स की बात की और आपने बताया कि कांग्रेस के रेजोल्यूशन से, बिल्कुल सही, वही तो नेहरू लियाकत पैक्ट था जिसके खिलाफ गोलवलकर साहब ने रिजाइन किया। थैंक यू, आपने मेरी दूसरी बात को सच बताई। तीसरी बात, कांग्रेस का रेजोल्यूशन कहता है सभी माइनॉरिटीज, हिंदू और बौद्ध, सारे भारत के बॉर्डर्स पे जिनके साथ अन्याय हुआ है, मान एग्जाम्पल श्रीलंका, एग्जाम्पल म्यांमार, एग्जाम्पल मॉलडीव, एग्जाम्पल मॉरिशस, ये हमारे मैरिटाइम बॉर्डर्स है, एग्जाम्पल नेपाल जो बहुत हिंदू सिटीजन है, मेहदीज, आपने उनको इंक्लूड नहीं किया। मैं आपसे दोबारा से सवाल पूछता हूं, जो तमिल हिंदू, नहीं साहब, नहीं लिखा है, क्लियर कट लिखा है, केवल माइनॉरिटी को देना है, झूठ मत बोलिए, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने कमेटी का पॉइंट नंबर 9 कोट किया, उसमें लिखा है कि इन देशों की मेजॉरिटी को नहीं देना है। तो मेजॉरिटी को नहीं देना है, माइनॉरिटी को देना है, उसमें सिख, उसमें हिंदू, सिख, मेजॉरिटी को नहीं देना, माइनॉरिटी को ही देना है। इन देशों का जो बताया है डिटेल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी अलग है और माइनॉरिटी अलग है। नहीं देना है, कमेटी हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी, देना है ना, तो वही करेक्ट। तो आप किसको दोगे? अगर मेजॉरिटी को नहीं दोगे तो माइनॉरिटी को ही दोगे ना सुधांशु जी। हाँ, जो तो आ रहा है, मान लो नेपाल से या श्रीलंका से, तमिल, वही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों को भी देना चाहिए? सुधांशु जी, क्योंकि नेपाल में मेजॉरिटी हिंदू है, आप समझ नहीं रहे हैं तहसीन जी, तो जनता आपकी बात समझ रही है। और मुकेश नहीं तहसीन पूनावाला जी, अब आप या तो आप सिंगल इंटरव्यू, क्योंकि आप फेवरेट हैं, तो आप सिंगल इंटरव्यू पे आया करिए, क्योंकि सारा समय मैं आपको नहीं दे सकती और आप ही तय कर लेते हैं कौन मेरा फेवरेट है। कांग्रेस को भी बता दीजिएगा कि कांग्रेस मेरी कितनी फेवरेट है। मुकेश का हैदराबाद से सवाल है, अगर सीएए गलत है तो इंडिया अलायंस को तो खुश होना चाहिए कि एनडीए इसकी वजह से 2024 का चुनाव हार जाएगी, तो फिर इंडिया अलायंस को चिंता क्यों हो रही है, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है। दानिश कुरैशी जी बता दीजिए, अगर ये गलत स्टेप है और बीजेपी गलती कर रही है तो हार जाएगी चुनाव, दिक्कत क्या है? देखिए, इंडिया अलायंस का क्या स्टैंड है, मैं तो उसके जवाब मेरा तो ऑनर्स बनता नहीं है। जो लोग बाकी के पक्षकार हैं उसके वो बोले तो ज्यादा बेटर है। रह गई बात कि हमारे यहाँ देश के जो कानून की बात की जा रही है, चाहे सुधांशु भाई हो चाहे और कोई भी हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुल्क में अगर परेशान है तो उसके धर्म को आधार बनाकर जिस तरीके से प्रमोट करने की बात की जा रही है, ये कितना मुनासिब है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या और देश में, हमारा जो मुल्क है, हमारा देश समानता में मानता है और उसका आधार अब धर्म के आधार पर रहेगा कि आप अगर मुसलमान नहीं है, आप अगर सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, तो आपको नागरिकता मिलेगी, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये मिलना ना मिलना
वो चाहे कांग्रेस हो, जो उन्होंने सन 50 के साल में आर्टिकल 341 में मुसलमानों को निकाला और अभी के नया शगुफा ले आए सीए के नाम से। तो यही चीजें जो चल रही हैं, इसमें आप देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं। इन्होंने अपना आप ये पहले तय कर लिया कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी बात की तारीफ जो है सुधांशु जी कर रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति देश में मुसलमानों की और दूसरे तमाम समाज के साथ की जा रही है, ये कितना मुनासिब है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शायद इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है। अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान है वो चाह रहे हैं कि सब कुछ धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, और रूल कह रहा है मेजॉरिटी को नहीं अलाउड है। तो मेजॉरिटी इन देशों में तो मेजॉरिटी किसकी? अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये इतनी सिंपल बात भी दानिश कुरैशी साहब को समझ नहीं आ रही, और ओवैसी जी हैं कि सबको उकसा रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं भाई? सवाल तो आज पब्लिक ये पूछ रही है। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि तहसीन भाई बहुत आमतौर पर ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन 2 बार उन्होंने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से गुरु गोलवलकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। गुरु जी कोई किसी सरकार में नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा किसी सरकार में रहने की नहीं होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया था नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, और इसलिए दिया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर कोई नेहरू जी काम नहीं कर पाए। बार बार ये कहा जा रहा है, तहसीन भाई ने भी कहा, कह रहे ये तो कानून पहले से था, वही वाला लागू कर देते। तो भैया नेहरू जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? इंदिरा जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? राजीव जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं लागू कर दिया? और जब हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को हम मानेंगे, लेकिन किसके लिए मानेंगे? सिर्फ सत्ता के लिए? महात्मा गांधी हिंदुओं को लेकर इतने पीड़ित रहते थे, और कमाल की बात यह कि आज उनकी वाली कांग्रेस वो तो रही नहीं, जो गांधी वाली कांग्रेस है, उधारी के गांधी वाली, वो इस पर भी नहीं तैयार है कि जो हिंदू सिख जैन ये लोग हैं ये वापस आ जाएं, जो प्रताड़ित है वहां। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब इस बात पर कोई कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि तारीख कोई तय नहीं। अरे भाई आप कहिए ना कि कानून बड़ा अच्छा है, इनको भी शामिल कीजिए। अभी अफगानिस्तान से सिखों को छोड़कर आना पड़ा, इनको भी शामिल कीजिए, इनको भी लेना चाहिए। पाकिस्तान में हर दूसरे चौथे हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है उनको शामिल कीजिए। लेकिन यहां लड़ाई क्या है? अरे मुसलमानों को कैसे नहीं शामिल किया, कैसे हिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया। और कमाल की बात तो यह है कि मैं इन लोगों के बयान सुन रहा हूं, इनमें से कोई भी, मतलब कैसे ये कह सकते हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ ले रही। अब या तो आप ये तय कीजिए, अगर आप मुसलमानों को आप ही भड़का रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो रहा है, मत भड़काइए। और नेहरू जी यही कानून लाए थे, कांग्रेस से ही कानून लाई थी, तो ठीक है भाई, जब उनकी सरकार थी उन्होंने बनाया। भड़का रहा है? भड़का तो भारतीय जनता पार्टी रही है, जो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, वो जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रही है। भाई जब चुनाव के 2 महीने बचे हैं तब आप सीए लेके आ रहे हैं। आप इतने साल तक क्या कर रहे थे? किसने आपको लोकल लाने के लिए? इसके मतलब अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में जो बेरोजगारी है, जिनको आप रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगार रोड पे धक्के खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है, और आप कह रहे हैं दूसरे खिलाफ जिस तरह से देश में अरे प्रभु पहले अपने लोगों को माहौल बनाया, वो गलत है। रोड पे धरना दे रहे हैं, ये नहीं किया होता तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप चाहते हो देश का युवा जो आत्महत्या कर रहा है, जो हिंदू है, जो दलित है, जो दूसरे लोग, तो रोड पे जो धरना दे रहे थे, रोड पे जो धरना दे रहे थे वो गलत था, क्योंकि आज सरकार को आपकी फितरत का पता है, इसलिए वहां फ्लैग मार्च हो रहा है। आज शाहीन बाग के पास दिल्ली पुलिस भी है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आसाम में भी फ्लैग मार्च हो रहा है। अब भड़काने का काम तो हो ही रहा था ना, भड़काने का काम किसने किया ये सारा देश जानता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान से। तौसीफ खान जी, मटुआ जितने हैं वो सारे बहुत खुश हैं बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पोलराइजेशन हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, पोलराइजेशन शेख शाहजहां से नहीं हो रहा था, सीएए के रूल नोटिफिकेशन से हो जाता है पोलराइजेशन। तौसीफ भाई, आज जनता भी पूछ रही है सवाल, और जनता पूछ रही है कि इंडिया अलायंस इतना चिंतित क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी गलती पे गलती कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो हार जाएंगे। नाविका जी देखिए, मटुआ समिति की जहां तक बात है,
यहाँ पे बंगाल में वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है और उनके रिसेंटली आधार कार्ड को भी जो है इनवैलिडेट कर दिया गया था, जिसका विरोध ममता बनर्जी ने किया था। जहाँ तक ये नोटिफिकेशन की बात है, ममता बनर्जी ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन आपका मुद्दा राजनीति करना है। आप चुनाव से पहले इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो पहले से ही जिस तरीके से न्यूज़ में आ गया था बुलेटिन मैनेजमेंट करने के लिए कि ये नोटिफिकेशन आने वाला, वो उस वक्त डिटेल भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे पे कल हावड़ा की रैली से जवाब देंगे। देखिए हुआ ये नाविका जी कि 2 बड़ा सरदर्द था बीजेपी को। आज सुबह से 2 बड़ा पहाड़ गिरा था। एक इलेक्टोरल बॉन्ड में जो वो चाहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पोल ना खुले, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल आप स्टेट बैंक को जो है सारे पोल खोल देने हैं, सारे डिटेल्स दे देने हैं। ये बीजेपी के अगेंस्ट चला गया। दूसरी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करके होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट द्वारा पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के हिसाब से होना चाहिए। ये भी एक दूसरा डिबेट जो छिड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और यही सुबह से न्यूज हेडलाइन को मैनेजमेंट डोमिनेट कर रहा था। हर तो चैनल में यही चर्चा हो रही थी। आपके सबसे बड़ा तर्क है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, और आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इसे सपोर्ट करती अगर ये देश के हक में होता, क्योंकि चुनाव से पहले आया इसीलिए सपोर्ट करना मुश्किल है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, 2019 में जब ये एक्ट पास हुआ था तब क्यों नहीं सपोर्ट किया था? आज भी प्रॉब्लम, तब भी प्रॉब्लम। कौन सा समय सही है विपक्ष के हिसाब से? आज शायद आप बता दें। बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, 4 असेंबली। तौसीफ भाई अब जवाब सुन लीजिए। देखिए तौसीफ खान साहब, असेंबली जिसने सीए के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया। तौसीफ खान साहब तृणमूल कांग्रेस के पक्षधर माने जाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, एक रीजनल पार्टी को लगभग उतना ही मिला है जितना कांग्रेस को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड। 1092 करोड़ किसको मिला है? तृणमूल कांग्रेस को। तो अपना बता दो ना कि मेरे को फला फला से मिला है। काहे बात का भाषण? भाजपा नहीं बता रही है, एसबीआई नहीं बता रही है, भाजपा बताए। अरे मैं तो अपना बताऊं, पहला मैं गलत मानना तो मैंने लिया काहे? अब ले लिया तो बता दो। यही होता है। क्या बताएं, क्या चेहरे, क्या स्टेट बैंक हैं। और सीए पर तो मुझे नाविका जी याद आता है कि अभी जो कुछ संसद में पिछले 2 सत्रों में दिखा, इससे पहले भारत के संसदीय इतिहास में, मैं 1947 ऑनवर्ड्स नहीं कह रहा हूं, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, अगर पहली बार किसी ने फाइल फेंक के सभापति पे मारी है तो ममता जी ने 2010 में। किस सभापति पे? उस समय जो सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर, या 2007 की बात है। किस मुद्दे पे? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उसको संरक्षण दे रही है। एंड द सेम ममता बनर्जी आज ये कहती है, मैं देखती हूं कौन रोकता है इनको, क्योंकि वो जो उनका वोट बैंक था कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, वो अब आपका हो गया। तो पहले वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है कि जो मामला आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना गंभीर लगता था कि वो आपको गुस्सा आ गया और फाइल फेंक के मार दी चेयरमैन के ऊपर, आज बिल्कुल बदल गए। इसे ही देख के ध्यान आता है कि मतलब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या सीए का मामला हो, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सत्ता के लिए कितना बदल गया इंसान। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नेताओं की वजह से हुई है जनता की नजर में, कि राजनीतिक नेताओं के बारे में पूरी धारणा बन गई है कि जो कहते हैं वो कुछ और करते हैं। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और हमारे यहां तो वो भी है जो नहीं कहते वो भी करते हैं। और इनके नेताओं का तो समझ में नहीं आता क्या कहते हैं और क्या करते हैं। सवाल आज बहुत पब्लिक के आ रहे हैं। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, सीएए पर विपक्ष के नेता जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक के बीच फेक न्यूज नहीं फैला रहे? जवाब दीजिए कुरैशी साहब। दानिश कुरैशी जी, ये सवाल आपके लिए हैदराबाद का। मैं जवाब दे दूं? देखिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं नाविका जी, कि सवाल, लोकतंत्र में सवाल उठाना ही मुख्य विपक्ष का काम है। सरकार जब भी गुमराह हो जाए या अपना रास्ता भटक जाए या भूल जाए या जानबूझ के राजनीति करने पर आमादा हो जाए,
तो उनको लौटाना, उनको भटके हुए से रास्ते से वापस लेके आना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये और बात है कि कांग्रेस उस पर नहीं देख पाती, या और जो दूसरी पार्टियां हैं एनडीए अलायंस की वो नहीं देख पाती हैं, तो वो उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी, जितना भी वक्त हमें पार्लियामेंट में मिलता है, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब या जो भी हैं, भटके हुओं को आप वापस लाते हैं। धर्मनिरपेक्षता ओवैसी जी सिखाते हैं देश भर को। कमाल है सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर तो आपका एक शेर बनता है कि भटके हुए को ओवैसी जी राह दिखाते हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आज जो सीए के लोग दुख के मारे हुए हैं और उनके लिए जो ये किया जा रहा है, उस पर शेर नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं, और उन्होंने इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर लिखी थी। उन्होंने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। और उन्होंने आगे लिखा था, आज ढाका लाहौर कराची पर है गमगीन गुलामी का साया। और आगे उन्होंने लिखा था, जिनके पैरों पर सर रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। वो लोग तो बेचारे फंस गए थे वहां, आज तक हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो हमने बहुत कुछ पाया है, जो खोया है उसको भी सजोना है। और मैं इन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, दानिश कुरैशी और अनुराग भदौरिया जी अभी कह रहे थे पब्लिक के मुद्दों की बात करें। बताएं, इस समय कितनी है बेरोजगारी की दर, इस समय कितनी है महंगाई की दर, और यूपीए सरकार के शासनकाल में वो दौर बताएं जब महंगाई दर हमसे कम रही हो। यूपीए कितनी है विकास की दर, यूपीए शासनकाल के वो दौर बताएं जब विकास की दर हमसे ज्यादा रही हो। और आज कोई देश बताएं G7 G20 में जहां विकास की दर हमसे अधिक हो और महंगाई की दर हमसे कम। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी के सवालों का। और एक पब्लिक का भी सवाल है, सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है। नाविका जी, मतलब विपक्ष का यह कहना है कि इलेक्शन के 3 महीने पहले जो भी काम होता है वो इलेक्शन के लिए ही होता है, चाहे वो राम मंदिर हो, IIT IIM खोलना हो, चाहे CAA हो। कल को विपक्ष ये ना कह दे कि मोदी जी सांस ले रहे हैं तो ये भी चुनाव के लिए ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही है, तहसीन जी से मेरा सवाल है, अगर नागरिकता देने का सपना नेहरू जी का था तो कांग्रेस 70 सालों में भी नेहरू जी के सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाई? पहले अनुराग भदौरिया जी आप और फिर तहसीन आप। बहुत अच्छा कह रहे सुधांशु, देख तेरे संसार की हालत, कितना बदल गया इंसान। जो नीतीश जी को कह रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, दरवाजे बंद, कभी नीतीश जी को हम नहीं आने देंगे, फिर गलबैया करके ले आए, भैया नीतीश जी बाबू आओ, हम हार रहे हैं, कितनी भी हमने गाली दी कोई बात नहीं भैया। राजभर जी जो इनको घर आ रहे थे, पियर का चाचा, फिर उनसे गले मिल गए, कोई बात नहीं राजभर जी, हमको सत्ता बनानी है। और जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, कितना बदल गया इंसान, चाहे चौहान जी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट के लोग हो, जिनको आप क्या क्या नहीं बोलते थे, फिर सत्ता के लिए उनको गले लगा लिया, कितना बदल गया इंसान। जिनको परिवारवादी बोलते थे उनके साथ सत्ता बना रहे, कितना बदल गया इंसान। सत्ता की लालच में कितना बदल गया इंसान कि भाई एनसीपी के साथ भी परिवारवादी के साथ सत्ता बना रहे, शिवसेना के साथ भी, अपना दल के साथ भी, निषाद पार्टी के साथ भी, चिराग पासवान के साथ भी, फिर उनको गलबैया, कितना बदल गया इंसान। हम बदल गए इंसान, हमको सत्ता भैया आप भी तो बदल जाते हैं। आपको सुधांशु जी का बदलना रास नहीं आ रहा, आप भी तो कितना बदल गए। पहले साइकिल में बिठाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर बिठाते हैं, आप नहीं बदलते, लेकिन वो तो दिखता नहीं है आपको। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ लोकसभा में ममता बनर्जी का, और ये वीडियो देखकर मैं इससे 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी, 1 मिनट तसल्ली से। सुधांशु जी जवाब दे रहे थे, सुधांशु जी जवाब दीजिए। में चले गए, 2004 में चले गए, 1949 में चले गए, अभी जो इतना जोर जोर से नृत्य शैली में बोल रहे थे पब्लिक का मुद्दा बनाओ ना, अब देखिए पूछने पर ना महंगाई पे बोले, ना बेरोजगारी पे बोले, ना उस पे। अब आपने कहा कितना बदल गया इंसान, महंगाई की साहब वो तो हमारे साथ लंबे समय रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 100 दिन नहीं हुए हैं जब कांग्रेस ने कहा था अखिलेश वखलेश, बोल के थक गया, फिर अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस है चालू पार्टी। 2019 में कोई भी समय सही नहीं होता CAA के लिए, क्यों डर का माहौल फैलाया जा रहा है? यह सवाल
तो विपक्ष को देना ही पड़ेगा। आज इस शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अपने पैनलिस्ट का। जाइएगा